नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन तमाम दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हमारी सराहना करते हैं। हम उनसे छोटी सी गुजारिश और करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रमों को देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी संभव हो सके तो आर्थिक मदद भी करें। आप कर सकते हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और साथ ही साथ सत्य हिंदी का आप मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करें। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते थे विपक्षी एकता, लेकिन आप पूछेंगे विपक्षी एकता के बारे में बातचीत हमने पिछले दिनों ही की थी, कुछ दिन पहले ही की थी, तो आज उसकी जरूरत क्यों पड़ रही। आज दरअसल हम इसलिए ये बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि ममता बनर्जी ने नॉर्थ ईस्ट यानी त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में जो चुनाव के नतीजे आए और खासतौर पर उपचुनाव के नतीजे आए बंगाल के अंदर, उसके बाद जो बयान दिया है उससे एक ऐसी आशंका जताई जा रही है, संभावना भी जताई जा रही है कि ममता बनर्जी शायद विपक्षी एकता के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो किसी से अलायंस 2024 के चुनाव के लिए नहीं करेंगी क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क उनकी नजर में नहीं है। लिहाजा वो जनता के साथ गठबंधन करेगी, जनता के साथ समझौते करेगी। ये बात उस वक्त हो रही है, एक ऐसे समय में हो रही है जबकि स्टालिन से लेके अखिलेश यादव तक वो सारे लोग अब विपक्षी एकता के बारे में बात करने लगे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस को लेकर जो तमाम तरीके की आशंकाएं थी, अप्रीहेंशंस थे, वो भी कांग्रेस पार्टी ने दूर करने की कोशिश की है। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेन्नई में जाकर बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि समस्त मतभेदों को दूर करना है, सबको एकजुट होना है और साथ ही साथ इसमें यह मुद्दा नहीं है कि कौन पार्टी को लीड करेगा, कौन गठबंधन को लीड करेगा, कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। यानी जो बात कांग्रेस के हवाले से कही जा रही थी, कांग्रेस के बारे में समझी जा रही थी, कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी को पेश करेगा, अब उससे वो पीछे हटती हुई दिखाई पड़ रही है। तो स्टालिन उनकी राय में राय मिला रहे हैं, अखिलेश यादव भी उनकी राय में राय मिला रहे हैं और खासतौर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से सारा विपक्ष एकजुट होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो ऐसे वक्त में जबकि विपक्षी एकता मजबूत होती दिखाई पड़ रही है, विपक्षी एकता अपने आप में एक स्वाभाविक स्वरूप लेते हुए दिखाई पड़ रही है, एक स्ट्रक्चरल रूप लेते हुए दिखाई पड़ रही है, एक सहमति बनते हुए दिखाई पड़ रही है, वैसे में ममता बनर्जी जो विपक्ष के एक बड़ी नेता मानी जाती हैं, जिनका बड़ा कद है, 3 बार के मुख्यमंत्री है, वो इस तरीके की बातें क्यों कर रही है। तो दो ही सवाल हो सकते हैं, या तो वो विपक्ष की एकता को खारिज कर रही हैं किसी फ्यूचर बार्गेन के लिए, या दरअसल वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में किसी तरीके के हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि शायद उन्होंने मोदी के सामने सरेंडर कर दिया क्योंकि जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई के छापे और उनके परिवार तक पहुंच रहे हैं, उसकी वजह से अब शायद वो डर गई है, ऐसा लोग कहते हैं। पिछले दिनों जो उनके मनपसंद के जो गवर्नर गए हैं, जिन्होंने बिल्कुल बोलना बंद कर दिया है, उससे भी लोगों के मन में सवाल पैदा हो रहा है। कुछ लोग दार्जिलिंग कॉन्क्लेव के बारे में भी बातचीत कर रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा और बातचीत। क्या वाकई ममता बनर्जी डर गई हैं या फिर वो कुछ और पैतरे खेलने की कोशिश में कर रही है अपनी बार्गेनिंग बढ़ाने के लिए। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान है। हमारे साथ इस वक्त कोलकाता से हमारे 2 बहुत ही वरिष्ठ लोग हैं। एक तो प्रभाकर मणि तिवारी जी हैं, साथ ही साथ मोनादीपा बनर्जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो लंबे समय तक पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स को देखती रही है। एनडीटीवी के साथ उनका लंबा साबका रहा है। हमारे साथ विजय विद्रोही हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप उनका सत्य हिंदी पर भी कार्यक्रम सुबह 8 बजे देखते हैं, जो अखबारों के माध्यम से हम सबको बताते हैं। और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पूरी बातचीत जो ममता बनर्जी कह रही है, राजनीति क्या आप हमारे दर्शक। हाँ, मेरा सवाल एक ही है, जो ममता बनर्जी का नया रुख है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, देखिए, ममता बनर्जी तो पहले भी अपने औचक फैसलों के लिए जानी जाती रही हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। जब 2021 का चुनाव हुआ और बीजेपी को पटकनी दी, तो उसके बाद महीने भर बाद ममता अचानक सक्रिय हो गई थी विपक्षी एकता की कवायद में। पहले भी कवायद करती रही है, तमाम विपक्षी दलों को नेताओं को यहाँ ब्रिगेड रैली कर चुकी है 2019 के पहले। तो उस समय लगा था और राजनीतिक हलकों में भी इसकी चर्चा थी कि अकेली ममता ने साबित कर दिया है कि अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है तो वो वही है। तो उसके बाद स्वाभाविक था कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जोर पकड़ती राष्ट्रीय राजनीति में उतरने की,
और वो भी बार-बार दोहराती रही कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, नेतृत्व नहीं रहना है, लेकिन एकजुट करना है। सोनिया से मिली, कई बार दौरे किए, लेकिन अब उसके बाद पता नहीं बीच में क्या हुआ, सोनिया से उनकी दूरी बढ़ गई और कांग्रेस पर भी हमलावर हो उठी, जैसे बीजेपी के खिलाफ हमलावर थी, कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने लगी, यहाँ से मेघालय तक, असम तक, त्रिपुरा तक। और उसके बाद अचानक उन्होंने चुप्पी साध ली पिछले साल से। जब ये वही दौर है जब खनन घोटाले की आंच अभिषेक बनर्जी तक पहुंचने लगी, उनकी पत्नी तक पहुंचने लगी थी। उसके बाद ममता यूं तो रैलियों में और इसमें हमले करती रही थी, लेकिन उसके बाद विपक्षी एकता की जो कवायद और जो तेजी सक्रियता देखी गई थी, अचानक उसमें काफी सुस्ती आ गई। उसके बाद जब दार्जिलिंग में बैठक हुई हिमंता के साथ और राज्यपाल तत्कालीन धनखड़ के साथ, उसके बाद भी राजनीतिक हलकों में कई चर्चाएं हुई सेटिंग की और इसकी। अब इसकी पुष्टि करना तो संभव नहीं है, ये तो वही लोग जानते हैं जो बैठक में होंगे, लेकिन अटकलें, अफवाहें तो तेज हो गई थी उसके बाद ही। महीनों पद खाली रहा, फिर आनंद बोस आए, जो उन्होंने ममता की काफी सराहना की तमाम जगह पे। अब हालांकि पिछले एक दो बार उन्होंने कुछ कड़े बयान जारी किए हैं, लेकिन अब उनको भी तो संतुलन बना के चलना है, चूंकि बीजेपी को भी साधना है, राज्यपालों का काम ही है संतुलन बनाना। तो ये सब चीजें हैं। तो ऐसे में जब पूर्वोत्तर में ममता को काफी उम्मीद थी, एक और वो विपक्षी एकता की कवायद के लिए सक्रिय थी राष्ट्रीय स्तर पर, तो दूसरी ओर त्रिपुरा में वो काफी आक्रामक तरीके से तृणमूल को जमाने के लिए सक्रिय हो गई। अभिषेक बनर्जी से लेकर और ममता तक के तमाम नेताओं के दौरे होने लगे। वहां हमले हुए कथित रूप से अभिषेक की रैली पर, उनकी कार पर, और लगा था कि ममता 2023 के चुनाव में वहां एक ताकत के तौर पर उभरेंगी, लेकिन वैसा नहीं होना था, हुआ नहीं और बहुत कम सीटों पे लड़ी, खाता तक नहीं खुला, 1% भी वोट नहीं मिला वहां। फिर मेघालय में उन्होंने कांग्रेस विधायकों को तोड़ा, बावजूद इसके वहां पूरी ताकत लगाई, लेकिन 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा उनको सागर दिघी में, मुर्शिदाबाद के जो अल्पसंख्यक बहुल इलाका है और एक तरह से तृणमूल कांग्रेस का गढ़ हो गया था 2011 में। अमूमन माना जाता है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है वही उपचुनाव जीतती है, लेकिन 2011 के बाद पहली बार ममता बनर्जी की पार्टी कोई उपचुनाव हारी और 22,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हारी। तो इसके बाद ही ममता का कहना था कि वहां तीनों पार्टियां मिली हुई है, इसलिए कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम में कोई फर्क नहीं है, ये अनैतिक गठजोड़ है, इसलिए एकला चलो की नीति पर ही आगे बढ़ेंगी। जी। आशुतोष शायद कुछ सिग्नल उनका नहीं मिल रहा, तो मैं आशुतोष की जगह थोड़ी देर के लिए ले लेता हूं और मोनिदीपा जी से मैं बात करता हूं। मोनिदीपा जी, आपको क्या लगता है कि ये हताशा में, निराशा में दिया गया बयान है, या वाकई में ममता अलग लड़ने की सोच रही है, या ममता अभी भी तीसरे मोर्चे के माइंडसेट में फंसी हुई है, उस माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पा रही है? आवाज नहीं आ रही आपकी। एक मिनट। हाँ, अब आ रही है। ठीक है। अच्छा, तो प्रभाकर जी ने जो कहा उससे मैं एकदम पूरा ही सहमत हूँ। जस्ट एक चीज जोड़ूंगी मैं, और वो है कल जो सागर दिघी में इलेक्शन हुआ, जहाँ पे कांग्रेस और लेफ्ट जॉइंट कैंडिडेट वो जीत गया। दैट इज ऑल्सो अ माइनॉरिटी रीजन। मैंने पूरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ही माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, और वो सागर दिघी सीट भी माइनॉरिटी डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है। और वहाँ पे ममता बनर्जी का हारना एक अलग सा माने जरूर रख सकता है, बिकॉज यू नो जैसे बीजेपी ने बार बार कहा, एंड दैट इज पॉपुलेशन है, माइनॉरिटी पॉपुलेशन। वो पॉपुलेशन ममता बनर्जी के पूरा साथ है। सागर दिघी में अचानक ये इक्वेशन थोड़ा चेंज होता हुआ लगा, तो ये एक फैक्टर था। दूसरा, ममता बनर्जी, जैसे भाई साहब ने कहा कि ममता बनर्जी के बहुत सारे फैक्टर साथ साथ काम कर रहे हैं। 2021 के इलेक्शंस के बाद वो ज़रूर एक उनका जो मूड बना था, वो दिल्ली गई थी जून या जुलाई के महीने में 2021 में इलेक्शन जीतने के बाद, बीजेपी को हरा के इलेक्शन जीतने के बाद पश्चिम बंगाल में, तब जो मूड था वो बहुत जल्दी ही खत्म होता दिखा। और अब जो हालत है
ये जो एक आज वो जो उन्होंने कहा कि बस ना लेफ्ट ना कांग्रेस एंड डेफिनेटली नॉट बीजेपी उनके साथ वो इलेक्शन में नहीं लड़ेंगी बिकॉज ऑफ एन इमोरल अलायंस बिटवीन द थ्री पार्टीज, ये कह के जरूर उन्होंने एक ऑपोजिशन रैंक्स में एक टर्ब्यूलेंस जारी किया कि शायद 2024 के आगे कोई ऑपोजिशन यूनिटी ना हो। जो दूसरा फैक्टर प्रश्न जो उठता है कि ये क्यों कर रही हैं, हताशा से या देयर इज द एजेंसी फैक्टर, ये एक बड़ा प्रभावशाली फैक्टर हो सकता है। पश्चिम बंगाल में हम पिछले साल देखे थे एक मंत्री अरेस्ट हो गए, इतना पैसा उनके फ्रेंड के घर से मिला, एक 1 करोड़ रुपया का या 50 करोड़ रुपया। कल परसों ही फिर से वापस 50 लाख करोड़ रुपया किसी और के घर से मिला जिसका तृणमूल पार्टी के साथ संबंध हो सकते हैं। तो ये जो दिख रहा है और उसके साथ कोयला, कैटल, स्कूल सर्विस कमीशन, इसमें करप्शन, इतने सारे करप्शन के केसेस आ रहे हैं, इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं। ईडी के एडिशनल डायरेक्टर आके कलकत्ता में बैठे हुए हैं, सीबीआई के सीनियर ऑफिशियल्स कोलकाता आ रहे हैं ये सब देखने के लिए। इसका जो एक प्रेशर बन रहा है तृणमूल के ऊपर, शायद ये भी एक कारण हो सकता है, ऐसे ही पॉलिटिकल एनालिस्ट अब मानना शुरू कर रहे हैं। मोनिदीपा, सॉरी मेरा फोन में थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर हो गया था। मैं आपकी बातचीत सुन नहीं पाया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि प्रभाकर जी ने जो बात कही थी उसी बात को मोनिदीपा आपने भी करने की कोशिश की कि दरअसल ममता बनर्जी जिस तरीके से बिहेव करे उसके पीछे के कारण क्या है। बट मोनिदीपा, एक सवाल मेरे मन में और है, वो ये कि ममता बनर्जी जो जब बंगाल का चुनाव हुआ था उसके बाद जिस तरीके से वो लगा था कि वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार भी होंगी, सारे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश भी करेंगी और वो बहुत ही मजबूत नेता मानी जाती हैं, क्या इतना असर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या इन्वेस्टिगेशन का होगा कि वाकई में वो मोदी के सामने सरेंडर कर देंगी या वो टैक्टिकल मूव है उनका? आपको क्या लगता है? जी, टैक्टिकल मूव तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे बोलने से क्या टैक्टिकल मूव हो सकता है। एक तो है कि जो साफ, पर लेकिन 2-3 सर्टेन पॉइंट्स तो जरूर है। एक है कि श्रीमती सोनिया गांधी के साथ ममता बनर्जी का एक खास रिलेशनशिप है, ये सभी लोग जानते हैं और वो रिलेशनशिप शायद अब तक बना हुआ है। लेकिन राहुल गांधी के साथ जो रिलेशनशिप है ममता बनर्जी का, वो एकदम ठीक नहीं है। तृणमूल के साथ राहुल गांधी का बनता नहीं है। ये हमने मेघालय में भी उस दिन देखा जब राहुल गांधी गए शिलोंग और जाके ना तो बीजेपी को अटैक किया ना एनपीपी, लेकिन तृणमूल पर वो जरूर वार उन्होंने किया, क्योंकि तृणमूल ने कांग्रेस के सारे एमएलए को लेके तृणमूल में लाके वो इलेक्शन लड़ रहे थे। तो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच ये राहुल गांधी का इक्वेशन बड़ा इट्स वेरी बिटर जो लग रहा है, ये एक फैक्टर जरूर हो सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ इट मीन दिस ईडी प्रेशर, सीबीआई प्रेशर, इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, ये हमें शायद नहीं सोचना चाहिए। इसका शायद एक इम्पैक्ट हो रहा है। बिल्कुल, मतलब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रेशर है जो काम कर रहा है, जिस वजह से वो शायद थोड़ी सी डरी हुई या सहमी हुई सी भी हो सकती है कि उनके परिवार को दिक्कत ना हो। बट पूर्णिमा जी, ये जो पूरा का पूरा सवाल है, जो पिछले दिनों जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने रिएक्ट किया, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात कही, जिस तरीके से स्टालिन ने बात की है, फारूक अब्दुल्ला ने भी बातचीत की है, तो उससे एक परसेप्शन ये बना कि विपक्षी एकता जो है अब उसको लेकर एक सहमति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी के इस स्टेटमेंट के बाद से वो मुहिम कमजोर पड़ेगी? आशुतोष जी, कुछ नेताओं ने तो जरूर विपक्षी एकता की बात की है और ये कहा है कि ऑपोजिशन यूनिटी संभव है, लेकिन कई नेता ऐसे हैं जो इस लाइन से अलग एक लाइन लेके चल रहे हैं और ममता बनर्जी उनमें से एक है। ममता बनर्जी के साथ केजरीवाल जी भी शामिल हैं उसमें और उन्होंने भी उनके तरह कुछ बयान ऐसे दिए हैं। तो ऑल इंडिया लेवल पे सारी पार्टियां जो बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी हैं वो एक फ्रंट बना के खड़ी हो जाए, इसकी संभावना तो मुझे कम दिखाई दे रही है अभी आज के दिन में। और जैसा कि सबने भी पहले कहा कि ममता बनर्जी का ये रिएक्शन जो कल आया है, मुझे लगता है इसमें तो थोड़ी ज्यादा है। वो सागर डिगी का जो उपचुनाव बाई इलेक्शन वो हारी है और उसमें
जितनी ज्यादा, भाई 22,000 वोट असेंबली इलेक्शन के लिए मायने रखते हैं, तो उसकी वजह से वो थोड़ी बौखला करके उन्होंने ये बयान दिया है। और खास करके तब जबकि ये CPI-M और कांग्रेस के बीच में एक मतलब सहमति हो गई थी उस सीट पर। तो ये चीज ममता बनर्जी को मुझे लग रहा है कि थोड़ा परेशान कर रही है। दूसरा, ऑल इंडिया लेवल के ऊपर अगर अपोजिशन यूनिटी की बात करें तो हाँ, ये सच है कि ममता बनर्जी बहुत वोकल थी इस बारे में, लेकिन जब से ED CBI उनके घर तक पहुंच गई, जब अभिषेक बनर्जी और इवन उनकी वाइफ तक को समन्स जारी हुए और उनको बुलाया गया, तो उसके बाद से हमने देखा है कि उनकी जो अटैक है उसका इंटेंसिटी थोड़ा कम हो गया है। बोलती अभी भी हैं वो, लेकिन उनके अटैक की इंटेंसिटी कम हो गई है। तो एक टैक्टिकल मूव ये हो सकता है ममता बनर्जी का कि अभी बहुत ज्यादा वोकल ना हो, अभी 24 के चुनाव आने में समय बहुत है, अभी वोकल बहुत ज्यादा ना हो, और जब चुनाव नजदीक आए या मे बी वो एक पोस्ट पोल सिनारियो को ध्यान में हो सकता है रख रही हो, क्योंकि डेफिनेटली वो वेस्ट बंगाल में अपना जो स्पेस है वो सीड नहीं करना चाहेंगी CPI-M और कांग्रेस के फेवर में। पूर्णिमा जी, मेरा सवाल ये है कि क्या जो पिछले दिनों अपोजिशन यूनिटी की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, प्रोसेस शुरू हुआ था, जो कुछ समय पहले तक लग रहा था कि शायद ये परवान नहीं चढ़ पाएगा, वो परवान चढ़ता हुआ दिख रहा है। मेरा सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी के इस स्टेटमेंट के बाद उस यूनिटी के प्रोसेस को धक्का लगेगा क्या? नहीं, थोड़ा तो धक्का लगेगा, लेकिन उसमें ममता बनर्जी अपना फायदा देख के कि वो कहाँ पे ज्यादा उनको उसमें बेनिफिट होगा, उसके हिसाब से वो चल रही हैं। वो मेरे ख्याल से पोस्ट पोल सिनारियो को ध्यान में रख के अब आगे अपना कोई भी कदम उठाएंगी, क्योंकि उनका जो स्पेस वेस्ट बंगाल में है, जब बीजेपी के खिलाफ खड़े होने की बात आएगी तो वो CPI-M या कांग्रेस को वो स्पेस कभी भी सीड नहीं करना चाहेंगी। तो मुझे यही लगता है कि टैक्टिकल मूव तो है ही ममता बनर्जी के पार्ट पे ये, दूसरी उसमें थोड़ी बौखलाहट और थोड़ा दबाव, ED और CBI का दबाव तो है ही, उनके परिवार के ऊपर तो है ही, तो इट्स क्वाइट नेचुरल कि वो उससे थोड़ा सा संभल के अब बोल रही हैं, और जो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव वो शायद ना हो रही हो बीजेपी के खिलाफ इसके लिए। दूसरा, जैसा कि अभी मोनोदीपा जी ने कहा, राहुल गांधी ने जैसे बयान जाके मेघालय में ममता जी की पार्टी के खिलाफ दिए थे, उससे तो उनको बहुत निराशा जरूर हुई होगी, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि गोवा में इन्होंने कांग्रेस को डैमेज करने के लिए सीटें हमारी सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट उतारे, तो उसका जवाब तो उन्हें देना ही था कहीं ना कहीं। ये बात सच है कि सोनिया जी के साथ उनका बहुत अच्छा एक पर्सनल इक्वेशन है, लेकिन सोनिया जी के साथ जिन नेताओं के इक्वेशन थे, हम अभी देख रहे हैं ये कांग्रेस में राहुल जी के साथ वो बात नहीं है, उनकी बिल्कुल दूसरी टीम है, उनका अपना काम करने का रवैया भी अलग है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि राहुल जी ने अब जब एक फोर फ्रंट पे आके खेलना शुरू किया है, तो लोगों के विचार, लोगों के मत बदलेंगे उनके आने के बाद से। जी बिल्कुल। विजय जी, आपको क्या लगता है, क्या ये जो पूरा का पूरा जो खेल है, अभी भी इसमें केसीआर अपना राग लापते हैं, अरविंद केजरीवाल अलग तरीके का राग लाप रहे हैं, ममता बनर्जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अब तो बिल्कुल एक तरीके से स्पष्ट कर ही दिया है, लेकिन ये ममता बनर्जी के राय से हमें हैरानी क्यों होनी चाहिए? ये वही ममता बनर्जी है जिन्होंने गोवा चुनाव के दौरान ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी थोड़ी लड़ सकती, कांग्रेस पार्टी थी तो हम लड़ सकते हैं, और पूरी मजबूती के साथ गए, बहुत पैसा उन्होंने खर्च किया और अंत में जीरो नतीजा नजर आया। मेघालय में पूरी ममता कांग्रेस पार्टी की जो टीम है उसको ही तोड़ ली उन्होंने। तो ममता तो एक तरीके से विपक्षी एकता के साथ नहीं दिखाई पड़ती। अगर आप कांग्रेस को तोड़ेंगी तो राहुल गांधी आपके प्रति कोई प्यार मोहब्बत की बात तो नहीं करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ममता टच मी नॉट वाली राजनीति कर रही है, और आज के जमाने में इतना कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हो गई है कि टच मी नॉट वाला मामला चल नहीं सकता कि मुझे कोई नहीं छुए और मैं हर किसी का घर तोड़ती रहूं। अगर ममता ने मेघालय के अंदर कांग्रेस का घर तोड़ा और 5 उनके एमएलए जीत के आए, वो सब के सब वही हैं जो कांग्रेस छोड़कर उनकी पार्टी में आए थे, यानी भगोड़े जीते, अपनी तरफ से तो वो किसी को जिता नहीं पाई। तो फिर ममता को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। एक दूसरा, मुझे लगता है आपने अभी केसीआर की बात की, अरविंद केजरीवाल हुए, मायावती हुई या अखिलेश यादव हुए, ममता हुई, ये सब अभी भी तीसरे मोर्चे के माइंडसेट के हिसाब से काम कर रहे हैं, जबकि तीसरे मोर्चे की कोई गुंजाइश नहीं है। ये स्टालिन से लेकर नीतीश कुमार से लेकर दूसरे नेता स्पष्ट कर चुके हैं। अभी भी ममता को लगता है कि
देवगौड़ा स्टाइल में या गुजराल स्टाइल में या चरण सिंह स्टाइल में या चंद्रशेखर स्टाइल में उनका नंबर लग सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई भी पॉलिटिकल स्पेस छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। एक और चीज मुझे लगती है कि ममता के रवैये को लेकर इससे पहले भी वो लोकसभा राज्यसभा में जब धरने प्रदर्शन होते रहे, इवन गांधी जी की मूर्ति के बाद धरना, तो उनके सांसद अलग धरना लगाते रहे, वेल में सब जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो कोई दूसरा नहीं, ये इस तरह की राजनीति में भी वो अपना दिखाती रही है। एक चीज मुझे लगती है कि ममता अपनी पार्टी का राजनीतिक विस्तार बंगाल से बाहर करना चाहती थी, ताकि वो अपनी उपस्थिति राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज करा सके, और लोकसभा चुनाव से पहले उनके पास आखिरी मौका त्रिपुरा का था, आखिरी मौका मेघालय का था, दोनों जगह वो बुरी तरह से चूक गई। अब आगे जितने राज्यों में चुनाव हैं, बड़े राज्यों में, वहां कहीं भी ममता है नहीं। और इसके साथ साथ कुल मिलाकर कहानी आगे ये लगती है कि ममता ने, हो सकता है हताशा निराशा में दिया गया बयान हो, लेकिन कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो हमें कुर्बानी देने की जरूरत है, हमें बलिदान देने की जरूरत है गठबंधन में। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रीय दलों के साथ चुनावी गठबंधन करना है, और क्षेत्रीय जो स्थानीय छत्रप है, जो सत्ता में है और उनकी उपस्थिति बड़ी मजबूत है, आधार मजबूत है, तो उनके साथ चुनावी संबंध स्थापित करने में, गठबंधन करने में आगे जाकर कितनी दिक्कतें आ सकती हैं, कितनी प्रैक्टिकल दिक्कतें आ सकती हैं, ये बात भी अब कम से कम कांग्रेस को इस रूप में समझ में आ रही होगी। बट विजय जी, यहाँ पे एक सवाल है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, मनीष सिसोदिया कोई मामूली नेता तो है नहीं, वो दिल्ली के डिप्टी सीएम है, इसके अलावा भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के सबसे बड़े चेहरे में से एक माने जाते हैं, नायक की हैसियत रखते हैं। अगर सीबीआई इस तरीके से उनको गिरफ्तार कर सकती है, तो इसका मतलब ये कि आज की तारीख में विपक्ष का कोई भी नेता सुरक्षित नहीं है। और ये बात विपक्ष की नेता ममता बनर्जी समेत सबको क्यों नहीं समझ में आ रही कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो शायद बीजेपी से लड़ पाए, शायद 2024 में अपनी स्थिति को मजबूत कर पाए। अगर एक साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग लड़ेंगे, तो एक के बाद सारे महल, सारे किले ध्वस्त हो जाएंगे। ये बात क्या ममता बनर्जी को समझ में नहीं आती? नहीं, समझ में आनी चाहिए। ममता बनर्जी को मेघालय समझ में आ जाना चाहिए कि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो क्या स्थिति होती। 13% दोनों के वोट है, 5 और 5 10 सीटें हैं, 26-27% वोट कंबाइन होता तो सीटों की संख्या हो सकता है 20 के आसपास हो जाती। ममता को देखना चाहिए कस्बा पेठ पुणे का, जहां पर महाविकास अघाड़ी मिलकर चुनाव लड़ती है, और उनका ये जो कांग्रेस का उम्मीदवार है जो स्कूटर पर प्रचार करता है और बीजेपी को हरा देता है, वो तो वहां से भी वो सबक सीख सकती हैं। जहां तक आपने मनीष सिसोदिया की बात की, तो उनकी गिरफ्तारी के बाद एक अरविंद केजरीवाल का क्या बयान आता है? उनका बयान क्या आता है? उनका बयान प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आता है कि मोदी इंदिरा गांधी की राह पर जा रहे हैं। तो वहां भी वो कांग्रेस को नाराज करने का या कांग्रेस पर तंज करने का मौका नहीं चूकते। तो आप अपनी राजनीति करें, अपना विरोध प्रदर्शन करें, या सामूहिक रूप से एक ताकत बनकर चले। और ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर ममता को अपना विस्तार करना है तो वाम मोर्चे को अपना वजूद बचाना है, कांग्रेस को अपनी पॉलिटिकल स्पेस बचाकर रखनी है। तो क्या बैंगन छीनने के लिए राजनीति में आए हैं और ममता की झोली में सब कुछ रखकर चले देंगे? तो ये चीज भी समझनी चाहिए। और मिलकर लड़ेंगे तो मुकाबला कर पाएंगे, मिलकर नहीं लड़ेंगे तो जैसा कि आप ही के प्रोग्राम में कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, विनोद शर्मा जी कह रहे थे कि इन सबका वजूद साफ हो जाएगा, सारी विपक्षी पार्टियों का वजूद साफ हो जाएगा अगर इसी तरह की अड़ाउड़ी हुई। और छोटी छोटी चीजों को लेकर, अब ममता को तो बीजेपी अगर हरा देती उपचुनाव में तो उनके लिए थोड़ी शर्मनाक स्थिति होती। ये तो एक तरह से समझ लीजिए अपनों ने ही हराया है, तो इनसे क्या नाराज होना इस रूप में। इनके साथ तो मिलकर समझौता भी किया जा सकता है, बीजेपी के साथ तो समझौते की कोई सूरत है नहीं। और आप जितना झुकोगे उतना दूसरी पार्टी, बड़ी पार्टी आपको झुकाएगी। और बंगाल के चुनाव में भारी जीत से भी ममता ने बहुत कुछ साबित किया है, और जो कुछ साबित किया उसको वो लुटा रही है खामखा इस तरह के बयान देके। बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल जो आपने कहा। बट मोनादीपा, कुछ दिनों पहले तो ये कहा जाता था जब प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के साथ थे कि दरअसल वो ममता बनर्जी के कान भरते हैं और वो कांग्रेस के खिलाफ उनको भड़काने की कोशिश करते हैं। अब प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के साथ नहीं है। गोवा मॉडल था, उसके लिए भी प्रशांत किशोर को जिम्मेदार ठहराया जाता, नॉर्थ ईस्ट के मॉडल को भी प्रशांत किशोर को जिम्मेदार। आज प्रशांत किशोर उनके साथ नहीं। अगर प्रशांत किशोर उनके साथ नहीं है
तो क्या ये माना जाए कि दरअसल उनके अपने दिमाग की उपज है? देखिए, इसको लेके तो काफ़ी बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स काफ़ी चर्चा हो रही है पश्चिम बंगाल में कि प्रशांत किशोर जी है कहाँ? इतने क्रूशियल टाइम पे ममता बनर्जी के साथ देके इफ यू रिमेंबर 2019 में ममता बनर्जी के 18 सीट पार्लियामेंट में चले गए थे बीजेपी के बाद। उसके बाद प्रशांत किशोर आए और ही कंप्लीटली चेंज द पिक्चर, और बहुत लोग मानने को तैयार है कि अगर प्रशांत किशोर उस समय नहीं आते तो 2021 में शायद रिजल्ट्स अलग सा होता। लेकिन 2021 के इलेक्शंस, उसके बाद गोवा, और फिर अचानक प्रशांत किशोर इज गॉन। अब प्रशांत किशोर का आईपैक वैसे तृणमूल के साथ अभी भी काम कर रही है, सो वी डोंट नो व्हाट इज प्रशांत किशोर रोल। अब तक ऑन द सरफेस लगता है कुछ नहीं। सो हु इज टेकिंग दीज कॉल्स? ये कौन डिसीजन ले रहा है कि त्रिपुरा में जाके हम लड़ेंगे? कौन डिसीजन ले रहा है कि मेघालय में हम कांग्रेस को तोड़ के फिर अपना टीएमसी करके लड़ेंगे? दीज आर नॉट क्लियर, बट पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उससे लगता है ममता बनर्जी और उनके नेफ्यू अभिषेक बनर्जी, ये दोनों की लोग हैं तृणमूल कांग्रेस में, और कोई नहीं, नोबडी एल्स। अब प्रशांत किशोर बिहाइंड द सीन्स अगर हैं, ये साफ नहीं है अब तक। बट मोनोदीपा, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी अगर लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस को, जिनकी मौजूदगी बहुत कम हो गई है, अगर उनको साथ लेकर चलें तो ज्यादा फायदा होगा, या लेफ्ट फ्रंट एंड कांग्रेस को नाराज करें और फिर जो एंटी बीजेपी वोट है वो बटेगा उसमें? तो लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस को साथ लेकर चलने में उनकी भलाई है और बीजेपी से लड़ाई मजबूत होगी, या लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस को नाराज करके चलना चाहिए उनको? इसमें एक अच्छा इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनालिसिस है, और वो है जैसे सागर दिघी में वो हार गई टू लेफ्ट एंड कांग्रेस। इससे कुछ लोगों का मानना है कि ममता बनर्जी खुश हैं, क्योंकि फिर राज्य में लेफ्ट एंड कांग्रेस का इन्फ्लुएंस अगर थोड़ा बढ़े, इट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ द बीजेपी। तो बीजेपी का जो इन्फ्लुएंस है वो कम होगा। बीजेपी का जो राइज हुआ है पश्चिम बंगाल में वो कम होगा। एनालिस्ट का ये मानना है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बाकी कांग्रेस और लेफ्ट को जब डिमोलिश कर दिया तो उस जगह पे बीजेपी जाके बैठ गया। सो बीजेपी बिकेम मोर पावरफुल in West Bengal because of Mamata Banerjee's policy of decimating left and Congress. तो कुछ लोगों का कहना है कि मानना है कि ममता बनर्जी खुश हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट थोड़ा थोड़ा अगर उभर के आए पश्चिम बंगाल में वापस, इट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ बीजेपी। ऐसे इक्वेशंस भी हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में। मनोदीपा, आपने बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है। मुझे लगता है कि हम जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं उनको शायद ये बात उस तरीके से नहीं समझ, कि हम इतनी दूर बैठे हुए और इतनी माइन्यूट और इंट्रिकेट बातें शायद हमारे समझ में नहीं आती। बट प्रभाकर जी, जो बात मनोदीपा कह रही, क्या आप उनसे सहमत हैं? कि आपको लगता है कि अगर पश्चिम बंगाल के अंदर अगर लेफ्ट फ्रंट मजबूत होकर उभरेगा तो उससे नुकसान बीजेपी होगा, और उससे नुकसान बीजेपी होगा और फायदा तृणमूल का होगा, जैसा कि मनोदीपा कह रही है? हाँ, बिल्कुल सही है। आप 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें या 2021 में 77 सीटें बीजेपी को मिली, तो वो वोट किसके थे? वो लेफ्ट फ्रंट के वोट थे और कांग्रेस के वोट थे, जिन्होंने जो तृणमूल से नाराज थे, उन्होंने जो स्पेस था विपक्ष का, लेफ्ट के आज भी डेडिकेटेड वोटर है, डेडिकेटेड लोग हैं, उन्होंने सारा खुल के वोट दिया बीजेपी को। नहीं तो बीजेपी का ऐसा यहाँ संगठन नहीं है कि 2 से अचानक 18 सीटें जीत ले। उत्तर बंगाल आप जानते हैं लेफ्ट फ्रंट का गढ़ रहा है, वहाँ तमाम वोट, वो चाय बगान इलाके के मजदूरों के तमाम वोट वहाँ बीजेपी को मिले। नहीं तो उत्तर बंगाल में, मैं तो उत्तर बंगाल का ही हूँ, मैं जानता हूँ वहाँ बीजेपी की ताकत क्या है, संगठन क्या है। दार्जिलिंग से लेकर डुआर्स तक और अलीपुर द्वार तक वहाँ न कोई नेता है न कोई चेहरा है, फिर भी वहाँ तमाम सीटें बीजेपी जीत गई, लोकसभा हो या विधानसभा हो। या फिर यहाँ आप झारखंड से लगे इलाकों में देख लीजिए। तो ये तो सही है कि बीजेपी उभरी है तो लेफ्ट और कांग्रेस की कीमत पर उभरी है। तो ममता के लिए ये स्थिति नुकसानदेह है। लेफ्ट से और कांग्रेस से वो मुकाबला कर सकती हैं, उसके संसाधनों से मुकाबला कर सकती हैं, लेकिन बीजेपी के संसाधनों से, उसकी ताकत से, चूंकि केंद्र में है, सत्ता में, तो हर बार 2021 ठीक है ममता ने बाजी मार दी, लेकिन 2026, 2024 और मुझे लगता है ममता की वहाँ उनका तात्कालिक लक्ष्य है 2024 में राज्य की 42 सीटें। पूर्वोत्तर में हारे या जीते कोई मतलब नहीं है, असम को छोड़ दें तो 1 या 2 सीटें हैं, मेघालय में 2, त्रिपुरा में 2,
सब जगह 1-2 सीटों से ज्यादा कहीं नहीं है। तो उनका लक्ष्य है, जो बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी उनको वापस लेना और साथ ही अपनी सीटें बचाए रखना। तो तभी वो एक मजबूत ताकत और पोस्ट पोल सिनेरियो में उभर सकती हैं, बार्गेनिंग की स्थिति में आ सकती है। अगर पिछली बार की तरह ही 24 पर ही अटक गई या और 2-1 घट गई तो ममता के लिए मुश्किल हो जाएगी। और उनको, वो पहले भी कह चुकी हैं, राज्य की सारी 42 सीटें। तो ममता का तात्कालिक लक्ष्य मुझे लगता है वही है, अपना घर बचाना, तब मंदिर में दिया जलाना, तब दूसरे राज्यों में प्रसार करना। तो ये जो आप भी कह रहे हैं, जो बात मोनिदीपा जी भी कह रही है, तो इसका मतलब ये कि ममता जी का जो अभी का बयान है बहुत सोचा समझा रणनीतिक बयान है, स्ट्रेटेजिक बयान है कि जितना आप लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस से अपनी दूरी को बढ़ाएंगे उससे फायदा उनको ही होगा। और इसलिए इस संदर्भ में अगर ममता बनर्जी के बयान को देखें तो फिर आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, ममता बनर्जी कोई नई राजनेता नहीं है, बहुत घिसी पिटी राजनेता है, बहुत अनुभवी है। ऐसा नहीं था कि सागर दिघी का नतीजा अचानक आउट ऑफ द ये आया, उनको मालूम था कि ऐसा होना है। उनके पास तो पुलिस है, अपनी खुफिया एजेंसियां हैं, पार्टी के लोग हैं, उनके पास तो खबरें आती रही है कि ये सीट फंस जाएगी इस बार। ऐसा नहीं है कि अचानक नतीजा घोषित होने के बाद उनको पता चला कि यहाँ हम हार गए। ये तो पहले से उनको मालूम था कि यहाँ हार रहे हैं। तो मुझे लगता है इसके पीछे एक सोची समझी उनका टैक्टिक्स भी हो सकता है, रणनीति भी हो सकती है कि ऐसे बयान दे के, और कम से कम जो विपक्षी एकता की कवायद कर रहे हैं, मुझे लगता है एक पहलू ये भी हो सकता है कि उन पर दबाव बनाया जाए कि अकेले चलेंगे, अरे सब आए, नहीं नहीं ममता जी आप ऐसा मत कीजिए। ये भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है उनकी। जी बिल्कुल प्रभाकर जी। मनोदीपा, हमने आपसे सिर्फ 6:30 बजे तक के लिए टाइम लिया था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप अगर रुकना चाहे तो आप रुक सकती हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कहीं और जाना है तो देन थैंक यू सो मच। अब पूर्णिमा जी, आप जाना है, बट थैंक यू सो मच। थैंक यू। पूर्णिमा जी, ये जो पूरा खेल आके रुका हुआ है वो इस संदर्भ में अगर देखें कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी हारती हैं या जीतती हैं, ममता बनर्जी का अस्तित्व पश्चिम बंगाल के बाहर नहीं। और पश्चिम बंगाल के अंदर अगर आप यूनिटी की बात कहती हैं तो वहां ममता बनर्जी के अलावा कोई दूसरी यूनिटी संभव भी नहीं है। तो अगर ममता ये बयान भी देती हैं, अगर विपक्ष के साथ जुड़ती भी नहीं है, तो भी विपक्ष को सीटों के संदर्भ में तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो क्यों माना जाए कि दरअसल उनका बयान जो है विपक्षी एकता के लिए खतरा है, झटका है? जी आशुतोष जी, बिल्कुल उनका बयान बंगाल के बाहर विपक्षी एकता को बहुत ज्यादा कोई इन्फ्लुएंस करेगा, ये मुझे नहीं लगता है। जैसा कि विजय विद्रोही जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ममता जी एक बंगाल के बाहर अपनी पार्टी का जो विस्तार करना चाहती थी, उसके लिए उनके पास ये अंतिम मौका था। अब जब उनको ये दिख रहा है कि बंगाल के बाहर अब गुंजाइश नहीं बची है, तो जो बंगाल में अपना स्पेस है उसको प्रोटेक्ट करना, सेफगार्ड करना उनकी पहली प्रायोरिटी होगी। और वो उसमें नहीं चाहेंगी कि कोई दूसरी किसी पार्टी को वो जगह अपनी तरफ से सरेंडर करें, कोई सीटें सरेंडर करें, सीड करें। तो वो अपना बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत करने के लिए इस तरह के बयान दे रही हैं। और ये आपने बिल्कुल कहा कि ये उनकी सोची समझी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, क्योंकि अगर बीजेपी के अगेंस्ट वो सबसे मजबूत नॉन बीजेपी फोर्स दिखाई देती है बंगाल में और उनको सीटें ज्यादा आएंगी, तो जो पोस्ट पोल सिनेरियो होगा अगर उसमें जरूरत पड़ी तो फिर बाकी पार्टियां, उनको लगता है कि उनको मान मुनव्वल करके अपने खेमे में लाने की कोशिश करेंगी। और वो कोशिश फिर उनके फायदे में रहेगी, क्योंकि तब उनको अपने टर्म्स पे ज्वाइन करना या ना करना रहेगा उस पे शामिल। तो वो अब पोस्ट पोल सिनेरियो की तरफ ध्यान रख के इस तरह के बयान दे रही हैं। बौखलाहट तो होगी, वो एक मोमेंट्री रिएक्शन भी हो सकता है, ईडी सीबीआई का दबाव भी हो सकता है। लेकिन अब जो ममता बनर्जी की स्ट्रेटजी है वो इलेक्शन के बाद के सिनेरियो को देखते हुए हो रही है। वो अभी से अगर अपना सॉफ्ट रवैया अख्तियार रखेंगी तो उनको ये डर है कि उनके जो अपने खाते की सीटें हैं उनको शेयर करनी पड़ जाएंगी और तब उनकी पोजीशन थोड़ी कमजोर हो जाएगी। तो वो इस संभावना को बिल्कुल ही दरकिनार कर देना चाहती हैं इस तरह के बयान देके। दूसरा, जैसा कि अभी प्रभाकर जी ने भी कहा कि ममता जी बहुत पुरानी पॉलिटिकल खिलाड़ी हैं और उनका काफी टेम्परामेंटल हमने देखा है स्टैंस रहा है। कई बार उनके बड़े डिसीजन आ जाते हैं, कल वो कुछ और बोल देती हैं। अटल जी की सरकार में आप लोगों को याद होगा, वो जब मंत्री थी और 1 रुपया तेल का दाम बढ़ गया था तो उन्होंने कैसे झटके से इस्तीफा दे दिया था और उसमें उनको सारी अटल जी की कैबिनेट बनाने में लग गई थी।
तो थोड़ा सा टेम्परामेंटल उनका पॉलिटिक्स रहा है। लेकिन अब जो एक साल अब हम देखेंगे कि ममता जी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अपने ही पोजीशन को बंगाल में स्ट्रॉन्ग करके चलने के लिए तैयार करेंगी और एग्जीक्यूट करेंगी। और बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशनिस्ट हम उनसे अब नहीं उम्मीद करेंगे कि वो बीजेपी के खिलाफ होगी, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जाके उन्होंने देखा है कि ईडी सीबीआई उनके घर में पहुंच चुकी है। तो उस चीज को भी उनको मुझे लगता है कि ध्यान रख के वो आगे चलेंगी। बट विजय जी, अगर आप ममता बनर्जी को किनारे रख दें तो आज की तारीख में विपक्षी एकता की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि विपक्षी एकता होती हुई दिखाई पड़ रही है? सबके मन में एक सहमति बनती जा रही है कि हमें एकजुट होना है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे हेमंत सोरेन हो? देखिए, जहां तक विपक्षी एकता की बात है तो 3 राज्य बड़े आदर्श हैं। एक महाराष्ट्र आदर्श है, जहां पर शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं और कांग्रेस एक साथ है। एक बिहार आदर्श है, जहां वाम मोर्चा भी है, कांग्रेस भी है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी है, नीतीश कुमार भी हैं। एक झारखंड भी कुछ हद तक आदर्श है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, कांग्रेस भी है और सब जगह, तीनों जगह कांग्रेस तीसरे नंबर, चौथे नंबर की पार्टी है और कुछ बहुत हार्ड बार्गेनिंग भी नहीं करती। जितनी सीटें मिल जाएं उतनी में वो लड़ लेते हैं चुपचाप। तो कहीं ना कहीं उस रूप में देखा जाए तो कुछ लोग जो हैं अभी अड़े हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश हो गया आपका, जिसने आपने उदाहरण दिया। आप एक अरविंद केजरीवाल की बात हो गई, कुछ हद तक ममता हो गई। तो यहाँ पर कुछ मामला उलझा हुआ है। अब कुछ लोग ये फॉर्मूला सुझाते हैं कि क्या हो सकता है ममता, जैसे शेयर बाजार में फ्यूचर ट्रेडिंग रहता है, वायदा कारोबार, तो उस हिसाब से चाह रही हैं कि कांग्रेस उनको खुला छोड़ दे पश्चिम बंगाल में, कि भाई पश्चिम बंगाल की पूरी 42 सीटें आपकी, हम यहाँ हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और हो सकता है बदले में नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस के लिए ममता छोड़ दे कि ठीक है, हम असम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो क्या कोई इस तरह का फॉर्मूला निकल सकता है? दूसरा, मुझे लगता है कि ममता को कहीं ना कहीं दिल में एक टीस है। टीस ये है कि मैं बीजेपी के हिंदुत्व का तोड़ हूं, मैं मुसलमानों की मसीहा हूं, मैं बंगाल की शेरनी हूं, मैं बंगाल की दुर्गा हूं, मैं हिंदी बोल लेती हूं, मुझे पूरा भारत जानता है, मैं जाना पहचाना चेहरा हूं, लेकिन मुझे वो भाव नहीं मिल रहा विपक्ष की तरफ से। तो क्या ये अपनी तरफ ध्यान नए सिरे से आकर्षित कराने की कोशिश है और मेघालय विजय में जो जी, हुआ उसको हाशिया पर डालने की कोशिश है? विजय जी, मैं ममता के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जो पिछले दिनों एक बात ये कही जा रही थी कि विपक्ष तो एकजुट हो ही नहीं रहा है, विपक्ष तो आपस में लड़ रहे हैं। अब क्या आपको ममता बनर्जी के बगैर, अगर ममता बनर्जी के किस्से को एक किनारे रख दे और तब अगर अगर हम आपसे पूछे कि विपक्षी एकता की दिशा में कुछ प्रगति होती आपको दिखाई पड़ रही है या नहीं दिखाई पड़ी, मेरा सवाल आपसे ये। नहीं, यही तो मैं आपको जवाब दिया कि महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है, झारखंड में है और बिहार में है। इवन जम्मू कश्मीर में सीटें कम है, वहां कुछ हद तक है। गुपकार भी बना, जिसके साथ कांग्रेस के भी खट्टे मीठे, मोटे तौर पर थोड़े मीठे ही संबंध है। तो ये कुछ जगह है उनका, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। अब राज्यवार, अब कहानी यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन या राज्यवार गठबंधन। राज्यवार अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों के साथ अलग अलग तरीके का समीकरण, जैसा बंगाल में हमने देखा और त्रिपुरा में हमने देखा कि वाम मोर्चा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और केरल में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी भी होगी, ये भी देखने वाली बात है। पूर्णिमा जी, आप तो उत्तर प्रदेश में आप लंबे समय तक रही, अभी भी आप उत्तर प्रदेश के अंदर। यूपी में आपको क्या दिखाई पड़ता है? यूपी के अंदर अभी भी थोड़ा बिखराव दिखाई पड़ता है। कांग्रेस पार्टी वहां बहुत कमजोर हो गई है। मायावती, अखिलेश यादव एक दूसरे के साथ आना नहीं चाहते हैं। वहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी हाथ पर मारने की कोशिश कर रही है। तो यूपी एक ऐसी जगह जहां 80 सीटें हैं, अगर यूपी में एकता हो जाए तो बीजेपी को डेंट दिया जा सकता है। लेकिन उसकी गुंजाइश कम लगती है आशुतोष जी, जो मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मायावती, अखिलेश यादव और कांग्रेस तीनों एक मत होके एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, ये बहुत ही असंभव सा अभी फिलहाल लगता है। और अखिलेश यादव और कांग्रेस तो साथ आके उन्होंने देख भी लिया है, उसका कोई बहुत ज्यादा परिणाम नहीं निकला। तो यूपी में तो मुझे
उसकी संभावना कम लगती है। और अगर यूपी में संभावना बनी भी थी कभी कि कांग्रेस के साथ यूपी की ये रीजनल पार्टीज आए, जैसे उस वक्त मुलायम सिंह के जमाने की समाजवादी पार्टी थी, तो वो पोस्ट पोल ही वो साथ आए थे, वो मिलके इलेक्शन कभी मुलायम सिंह जब तक थे उन्होंने सोचा भी नहीं इस बारे में। तो 80 सीटों वाले प्रदेश में हम चाहेंगे कि बीजेपी को बिल्कुल एक यूनाइटेड होके ये एक साथ टक्कर दें, मुझे नहीं संभव लग रहा है, क्योंकि जो अपने अपने उनकी ईगोज हैं उसको साइड में रखना उनके लिए बहुत मुश्किल है। खास करके मायावती जी को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, अखिलेश यादव को भी पॉलिटिक्स मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया है। तो पोस्ट पोल हो सकता है कि वो कुछ, लेकिन एक दूसरे के लिए वो सीटें छोड़ेंगे, इसकी संभावना मुझे कम दिखाई देती है। बट पूर्णिमा जी, जैसे कि बार बार इस बात उदाहरण दिया जाता है कि देखिए जब 1967 में अलायंस हुआ तो उस वक्त जो है वो लोहिया जी बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे, उन्होंने एंटी कांग्रेसिज्म का नारा दिया। 1977 की बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण का नाम लिया जाता है, 1989 की बात करते हैं तो हरकिशन सिंह सुरजीत का नाम लिया जाता है, यहाँ तक कि 1996 में भी हरकिशन सिंह सुरजीत का नाम लिया जा रहा था। 2004 में जो बीजेपी के खिलाफ जो यूपीए बना उसमें भी हरकिशन सिंह सुरजीत की बहुत बड़ी भूमिका थी। आज की तारीख में उतने बड़े कद्दावर नेता जो राष्ट्रीय सोच के साथ सबको एकजुट कर सके, वो कौन दिखाई पड़ता? क्या आप शरद पवार को वो क्रेडिट देना चाहेंगी? क्या वो आपको लगता है उनके अंदर वो दम है, या नीतीश कुमार? आशुतोष जी, उस जमाने की पॉलिटिक्स और आज की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा फर्क ये आ गया है कि अभी हमें ऑपोजिशन स्पेस में कोई एक सिंगल लीडर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जिसकी की बात हर पार्टी माने। सुरजीत की बात पार्टी जो वो कहते थे वो अक्रॉस द पार्टीज लोग सुनते थे और उसको काफी गंभीरता से लेते थे और मानते थे। या उसके पहले जैसे लोहिया जी के जमाने की आपने बात की, तो वो नेताओं का स्टेचर ऐसा था कि उनकी बात लोग सुनते थे। आज के दिन में ऑपोजिशन स्पेस में शरद पवार की बात आपने कही, शरद पवार है उस स्टेचर के नेता, लेकिन उनकी बात अखिलेश कितना मानेंगे ये हमें नहीं पता। अभी तक वैसा कोई इक्वेशन दिखा नहीं है इन दोनों पार्टीज के बीच में कि हम ये सोचे कि अगर शरद पवार कहेंगे या फॉर दैट मैटर फारूक अब्दुल्ला कहेंगे या कांग्रेस का अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे हैं कि ये कहेंगे, तो उसकी बात मायावती सुनेंगी, उसकी बात अखिलेश यादव भी सुनेंगे। इस तरह का हमें अभी तक कोई नेता दिखा नहीं है और अभी का ऐसा कोई इवेंट भी हमने नहीं देखा कि कोई एक सिंगल नेता ने कुछ कहा हो और सारे इन लोगों ने उसके पीछे अपना सपोर्ट दिया हो। तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में ऐसा कोई एक नाम उभर के आ जाए जिसके कि पीछे लोग रैली अराउंड करते दिखाई दें। फॉर द टाइमिंग मुझे नहीं लगता है कि ऐसा अभी ऑपोजिशन में कोई भी एक नेता है। प्रभाकर जी, सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप? हाँ, अभी कोई ऐसा नेता नहीं है मेरी नज़र में जो जिसकी बात सब लोग सुने। खासकर पश्चिम बंगाल में देखिए तो ममता बनर्जी तो किसी की बात सुनने वाली नहीं है। ममता बनर्जी क्योंकि खुद वो किंग मेकर के रोल में रहना पसंद करती हैं और डिसाइडिंग रोल में रहना पसंद करती है, तो ममता किसी की बात सुनेंगी नहीं। भले उनकी बैठकें होती रहे, कभी केजरीवाल के साथ, कभी केसीआर के साथ, कभी हेमंत सोरेन के साथ, लेकिन ममता किसी की बात सुनने वाली नहीं है। और कोई भी ऐसा नेता नहीं, सर्वमान्य नेता जो होता है, हरकिशन सिंह सुरजीत के बाद मैंने तो नहीं देखा कि विपक्ष में कोई ऐसा नेता हो जिसकी बात सब लोग सुनते हों। और वो दौर और था, ज्योति बसु अगर जीवित होते तो हरकिशन सिंह सुरजीत के बाद उस भूमिका में शायद वो आ सकते थे। हर पार्टी में उनका सम्मान था, उनकी बात लोग सुनते थे। लेकिन अब क्राइसिस है, संकट है नेतृत्व का। किसी भी पार्टी में, तृणमूल में भी ममता के अलावा कोई नहीं है। लेफ्ट में तो बंगाल में कोई नेता ही नहीं बचा है जिसे लोग पहचानते हो। तो एक नेतृत्व का संकट है, चेहरों का संकट तो है, विपक्ष में बहुत बड़ा संकट है ये। जी बिल्कुल। विजय जी, आपका तो बहुत अनुभव रहा है दिल्ली की पॉलिटिक्स को कवर करने का। आपको क्या लगता है, क्या ये कोई सूरत हाल बनती हुई दिखाई पड़े, कोई सूत्रधार निकल के आ सकता है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि सोनिया गांधी वो सूत्रधार हो सकती है, क्योंकि सोनिया का स्टेचर भी है और सोनिया प्रधानमंत्री पद की दावेदार भी नहीं है और वो सबको एकजुट कर सकती है। अगर उनकी बातों को ममता बनर्जी भी उनकी बात को नहीं काट पाएंगी। बिल्कुल, ये बात मैं खुद कहने वाला था। मेरी नजर में भी मुझे लगता है कि सोनिया गांधी की थोड़ी तबीयत साथ नहीं देती, लेकिन सोनिया गांधी अभी भी वो हैसियत, वो राजनीतिक कद रखती हैं और वो बात कर सकती हैं और लोग भी उनको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अगर सोनिया गांधी नहीं तो यूपीए का एक तरह से हम नीतीश कुमार परोक्ष रूप से तो हिस्सा है। अगर यूपीए कहे कि हम एक चुनाव को लेकर एक समन्वय समिति बना रहे हैं और समन्वय समिति की अध्यक्षता नीतीश कुमार करेंगे और नीतीश हमारी तरफ से बात करेंगे,
तो नीतीश कुमार ये भूमिका निभा सकते हैं। एक तीसरा नाम मेरे दिमाग में है, लेकिन वो राजस्थान में मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते। अशोक गहलोत बड़े मुफीद साबित हो सकते हैं इसके लिए। अगर अशोक गहलोत की बड़ी संपर्क है, बड़े सूत्र हैं, वो यूथ कांग्रेस में ममता और वो शायद यूथ कांग्रेस में साथ-साथ रहे हैं। एक बार वो मुझे बता रहे थे कि कोरिया या कहाँ पर वो यूथ कांग्रेस में रहते हुए दौरा हुआ था, तब वो साथ-साथ गए भी थे। ऐसा ऐसा कुछ बता रहे थे वो। तो उनके संपर्क हैं। आपको ध्यान होगा कि कर्नाटक में पिछली बार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए बिल्कुल घंटों के अंदर अशोक गहलोत ने खेल किया था जेडीएस को मुख्यमंत्री जेडीएस का हो, कुमारस्वामी हो 38 सीटों के साथ, ये तमाम चीजें उन्होंने सेट कर दी थी। तो अशोक गहलोत भी एक ऐसी भूमिका मुझे लगता है आज की तारीख में निभाने की स्थिति में है। आशुतोष जी, मैं इसमें कुछ पूर्णिमा जी जोड़ना इंटरवीन करना चाहूंगी। चाहती है, यस प्लीज। हाँ नहीं, वही प्लीज मैं प्लीज। सोनिया जी का मैं जिक्र करना चाहती थी, लेकिन एक तो ये कि सोनिया जी अब थोड़ा सा अपनी हेल्थ के रीजंस की वजह से बैकग्राउंड में चली गई हैं। दूसरा, सोनिया जी क्या, अगर ये सिचुएशन आती है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें लेके सिंगल लार्जेस्ट नॉन बीजेपी कैंप में उभरती है, तो सोनिया जी क्या अपना पुत्र मोह छोड़ पाएंगी? क्या वो जो टॉप पोजीशन देने की बात जब होगी तो वो क्या उस सैक्रिफाइस को कर पाएंगी? वो अब राहुल गांधी हमें दिख रहा है कि कांग्रेस के नेता की तरह एक उभर रहे हैं, तो वो क्या सोनिया उस चीज का त्याग कर पाएंगी? और क्योंकि जब तक वो त्याग नहीं करेंगी तब तक ये लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे नहीं, तो क्या सोनिया जी वो कर पाएंगी? जहां तक नीतीश जी की बात है, नीतीश जी का तो अपना ही एम्बिशन इतना ज्यादा है कि वो जो भी बात कहेंगे उसमें उनका अपना कुछ ना कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट जरूर होगा, नहीं तो फिर बाकी लोग तब उनकी बात क्या उतने एकमत होकर सुनेंगे? तो ऑपोजिशन में बिल्कुल फिलहाल तो ये क्राइसिस है। बिल्कुल, बट पूर्णिमा जी राजनीति में एक हफ्ता भी बहुत लंबा होता भी, तो कोई 4 महीने पहले राइट। ये बात कहता है कि राहुल गांधी जो एक बड़े नेता के तौर पर उभर सकते, तो हर लोग उनका मजाक उड़ाते। लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात एक बहुत गंभीर राजनेता के तौर पर उभरे हैं और उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी, कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी में विस्तार हुआ है। और जो विपक्ष की बातें हो रही हैं, जो और मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके की बातें कह रहे हैं कि पहले मतभेद भुलाओ, सब एकजुट आओ, नहीं तो सारे के सारों को दिक्कत होगी। कांग्रेस पार्टी कोई डोमिनेंट रोल प्ले नहीं करना चाहती है, प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी नहीं करना चाहती। ये सारी वो बातें हैं जो आज से कुछ महीने पहले तक लगभग असंभव सी लगती थी। तो आने वाले 1 साल के अंदर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। क्योंकि ममता बनर्जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बयान दिया था, इसलिए हमने सोचा कि एक बार फिर ममता बनर्जी के बहाने विपक्षी एकता के बारे में बातचीत करते हैं। हम इस पे चर्चा, बहस, मुबाहिसा, विमर्श करते रहेंगे। पूर्णिमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रभाकर जी और विजय विद्रोही जी, साथ ही साथ मोनो दीपा का भी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।